Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about accuracy and precision and different types of scale used in the surveying. फ्रेंड्स, ये YouTube पर हमारा सर्वे का दूसरा वीडियो है, जिसमें पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे और दूसरा वीडियो में एक्यूरेसी, प्रिसीजन और स्केल के बारे में बात करेंगे। ये अभी इंट्रोडक्शन ही है, इंट्रोडक्शन में ही कह सकते हैं, ये दूसरा इसका पार्ट है। आज इस वीडियो में एक्यूरेसी के बारे में, प्रिसीजन क्या होता है, दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कन्फ्यूजन भी बहुत होता है कि किसको हम लोग एक्यूरेट कहेंगे, कौन सा प्रिसाइज वर्क हमारा होगा। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के मदद से। देखिए, एक्यूरेसी क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट का एबिलिटी एक्यूरेसी कहलाता है। टू मेजर द करेक्ट वैल्यू, जो करेक्ट वैल्यू को मेजर करता हो उसको हम लोग एक्यूरेसी कहेंगे। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमें वेट पता है, ठीक है, जिसका वेट हमें पता है कि उसका वेट हमारे पास 1 kg का है। सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमें वेट पता है कि उसका वेट हमारा 1 kg है और हमने उसको एक वेइंग मशीन पे हमने रखा, ठीक है। और वो वेइंग मशीन अगर हमको इस ऑब्जेक्ट का वेट अगर 1 kg हमें पता था, नोन है, ठीक है, इसका हम चेक कर रहे थे कि एक्यूरेसी कितना है। तो इस मशीन का, इस वेइंग मशीन अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट परफेक्ट 1 kg दे देता है तो कहा जाएगा कि इस मशीन की एक्यूरेसी 100% सही है। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करेक्ट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। इन अदर वर्ड्स, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। देखिए, क्लोजनेस भी कहेंगे, मतलब कि हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg का है और हम जब उसको वेइंग मशीन पे रखते हैं तो वो 1 kg ना दे करके 1.0001 kg भी देता है, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। इससे क्लोज है अपने जो ट्रू वैल्यू है, जो हमने वैल्यू उसका नोन था हमें, तो उसके ये क्लोज था, क्लोज वैल्यू है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कि ये भी एक्यूरेट है, नॉट 100% बट इट इज़ एक्यूरेट। लेकिन अगर वो 1 kg से कम आता है, 999 ग्राम अगर आ जाता है, फिर भी कहेंगे कि एक्यूरेट है, लेकिन नॉट 100% बट इट इज़ एक्यूरेट। तो बहुत ज़्यादा क्लोज भी होना चाहिए, या फिर 100% एक्यूरेट कहा जाएगा कब, जब वो एक्यूरेट वैल्यू एज इट इज़ है वो हमें दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग स्मॉल रीडिंग्स, द स्मॉल रीडिंग रिड्यूस द एरर ऑफ कैलकुलेशन। देखिए, स्मॉल रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कोई लाइन मेजर करना है, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक कोई हमें लाइन अगर मेजर करना है, तो 2-3 लोग आए, 2-3 लोग अपना अपना मेजरमेंट लिए। कोई कोई जो है मेजरमेंट, इसको कोई इस लाइन का मेजरमेंट मीटर में नाप करके चला गया कि सपोज इस लाइन का मेजरमेंट 25.5 मीटर का है। दूसरा पर्सन आया, इसी चीज़ को नापा, तो उसको आ गया 25.56 मीटर मिल गया। ठीक है, तो 25.5 और 25.56 में अंतर तो दिख रहा है, ठीक है, अंतर तो है ही। तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट तब होगा जब हम उसको स्मॉल से स्मॉल रीडिंग को भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि यहाँ से थोड़ा भी 1 mm का भी अगर फ़र्क रह जाता है तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहा जाता है हमारा क्या कि एक्यूरेसी। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रिसीजन का। देखिए, एक्यूरेसी जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट का होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट का होता है, तो उसको हम लोग पॉइंट एक्यूरेसी भी कहते हैं। बात कर लेते हैं प्रिसीजन का। प्रिसीजन जो है एक्यूरेसी से डिफरेंट होता है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। प्रिसीजन का मतलब हुआ क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट। जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मेरे पास कोई कंपास है, ठीक है, कंपास है, हमने रीडिंग मेजर किया, कोई हमारे पास एक स्टेशन है, दूसरा स्टेशन है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, हमने यहाँ पर कंपास है, कंपास यहाँ पर रखा हुआ है ट्राइपोर्टेशन पर। इसका हमने एंगल मेजर किया, पहले बार में एंगल आता है 60 डिग्री, दूसरे बार भी हम मेजर किए, इसको फिर से लेवल किए, फिर से हम सेंटरिंग किए इसका, ठीक है, उस सब सेंटरिंग लेवलिंग करने के बाद फिर से हम मेजर कर रहे हैं, फिर से हमारा एंगल 60 डिग्री ही आ रहा है। तो 3-4 बार रिपीट करने के बाद अगर वैल्यू हमारा सेम आए, रिपीटेड वैल्यू ही सेम आती रहे, तो उसको कहेंगे कि हमने जो वर्क किया है वो बहुत ही प्रिसाइज वर्क किया है। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का कोई रोल नहीं होता, वो रोल होता है, टोटल रोल होता है किसका, मेजरमेंट करने वाले पर्सन का, जो भी मेजरमेंट कर रहा है। तो एक्यूरेसी हो गया किस पर बेस्ड, इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड। एक्यूरेसी किस पर बेस्ड हो गया, इंस्ट्रूमेंट, एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहले ही कहा गया है एक्यूरेसी क्या होता है, एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेकिन प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो बात को ध्यान में रखेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही अलग अलग चीज़ें, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करता है।
ओके, हमने एक एग्जांपल भी लिखा है कि इफ़ यू वे ए गिवन सबस्टांस, अगर आप कोई किसी सबस्टांस का वेट लेते हैं पाँच पाँच बार और हर बार आपको 3.2 kg ही आता है एक एग्जांपल के तौर पर, देन योर मेजरमेंट इज़ वेरी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वजन 3.2 kg ही हो सकता है कि जो मशीन आप उसका वजन कर रहे हैं, हो सकता है कि मशीन वो गलत भी बता सकता है। तो हो सकता है कि उस पार्टिकुलर के लिए वो मशीन को उतना सेट कर दिया गया हो कि जब भी आप इस पर रखिएगा तो आपको इतना ही वजन बताएगा। तो एक्यूरेट है कि नहीं ये बात प्रिसीजन नहीं बताता है। प्रिसीजन बताता है आपके कार्य करने की दर को, कि आपने जो कार्य किया है वो परफेक्ट किया हुआ है। यानी कि कई बार भी आपने रीडिंग लिया तो क्या बताया, वो सेम रिजल्ट आया। तो प्रिसाइज होना इस बात को संकेत नहीं देता है कि आपने एक्यूरेट रिजल्ट दिया है, इस बात का संकेत देता है कि आपने काम ठीक किया हुआ है। लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट देना किसके हाथ में, वो इंस्ट्रूमेंट के हाथ में, वो इंस्ट्रूमेंट अपना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके बारे में हम लोग को अपने डिस्कस किए। हमने लास्ट में एक लिखा भी है लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन ए मेजरमेंट एंड द मेजरमेंट्स ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होता है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मेजरमेंट और मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के बीच का। लेकिन प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन बट द प्रिसीजन द डिग्री विच रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर द सेम कंडीशन आर अनचेंज्ड। लेकिन प्रिसीजन क्या होता है कि रिपीटेड मेजरमेंट्स का जहाँ कंडीशन अनचेंज रहे, रिपीटेड मेजरमेंट्स का ये रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्केल। देखिए स्केल क्या होता है, सर्वेइंग में स्केल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्केल के बिना स्केल का हम लोग सर्वे कर ही नहीं पाएंगे। देखिए सर्वेइंग हम लोग करते क्यों हैं, मैप बनाने के लिए। सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मैप हम लोग प्रिपेयर करेंगे, मैप हम लोग बनाएंगे। चाहे वो मैप किसी भी चीज़ का क्यों ना बना ले, या तो चेन का यूज करके बना ले, या तो कंपास का यूज करके, या फिर थोड़ा डंपी लेवल, जिस किसी का भी यूज करना है हमको क्या बनाना होता है, मैप, प्लेन टेबल वगैरह का भी मैप बनाते हैं। ठीक है, तो उस मैप पर हमको स्केल ड्रॉ करना पड़ता है। विदाउट स्केल मैप नहीं बन सकता है। देखिए स्केल क्या होता है, हमको लिखना होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर हमने लिखा है। तब ग्राउंड पर हमने 20 मीटर डिस्टेंस था, लेकिन जब हम स्केल बनाते हैं, स्केल जब बनाएंगे तो हम मैप जब बनाएंगे तो 20 मीटर थोड़ी हम शीट लगाएंगे, शीट तो हमारा छोटा ही होता है। तो उसमें हमने स्केल ले लेके मानो कि 1 सेंटीमीटर जो यहाँ पर मैप पर दर्शाए हैं वो ग्राउंड पर 20 मीटर के बराबर होगा। जैसे कि गूगल मैप में आप लोग देख रहे होंगे, गूगल मैप सब लोग यूज करता है कि दिखाता है कि एक डिस्टेंस है पार्टिकुलर दूसरे डिस्टेंस का बीच का इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसको जैसे ही आप लार्ज करते जाते हैं, जूम करते जाते हैं, वो डिस्टेंस आपका बढ़ते ही चला जाता है। तो जो छोटा करके आपको दिखता है वो स्केल के फॉर्म में ही दिखता है। तो स्केल का मतलब क्या हो गया कि जो डिस्टेंस ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, हमने शीट पर कितना शो करना है 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/20, यानी कि एक मैप डिस्टेंस, मैप स्केल को कहेंगे क्या, इट इज़ द रेशियो। ये क्या है, एक रेशियो है। किसका रेशियो होता है, मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का ये रेशियो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। मतलब ये कि ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है उसको मैप पर छोटा पैमाना करके कैसे हम दिखाएं, कैसे इसको दर्शाएं, ये कौन बताता है हमको, स्केल से ये हमें मिलता है। ठीक है, स्केल इज ए टेक्निक थ्रू विच any ground distance is represented on drawing sheet, और we can say that it is the ratio of map distance to ground distance। मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का ये रेशियो होता है, जिसको हम लोग स्केल कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो रिप्रेजेंटेशन होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। सपोज हमको लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। अगर स्केल मैप अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको हमको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर भी मानना पड़ेगा। 100 मीटर भी, 150 मीटर भी, 200 मीटर भी हम लोग मान सकते हैं, जैसा कि हमारा कंडीशन होगा। ठीक है, जैसा हमारा एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्केल को बना सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा भी यहाँ पर कि मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर मैप पर दिखाया जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि 20 मीटर के कहाँ पर होगा, ग्राउंड पर होगा। तो ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मैप पर बनाते हैं छोटा करके, उसी को क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। ठीक है, अब स्केल में एक आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दोनों होता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं स्केल में। तो स्केल, इसको RF से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, RF हम लोग इसका मतलब होता है कन्वर्टिंग सेम यूनिट। जैसे एक स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर इसका दिया हुआ है।
ठीक है, इसको हमको आरएफ में चेंज करना है, मतलब इसको सेम यूनिट में बनाना है। सेम यूनिट बनाने का मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे वाले को भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट किए तो आ गया 1/2000। 1 में कितना आ गया, तो 2000 आ गया। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या कि आरएफ में चेंज हो गया। देखिए आरएफ का यूज कहाँ पर होता है, आरएफ का यूज होता है जैसे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि 3-4 को स्केल दे दिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर दे दिया, ठीक है, उसके बाद 20 मीटर में दे दिया, ठीक है, उसके बाद 50 किलोमीटर में दे दिया, तो अब पूछेगा कि इसमें से स्केल कौन सा बड़ा है, इस तीनों में स्केल बताइए कि स्केल कौन सा इसमें से बड़ा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसको करेंगे आरएफ में चेंज करके। आरएफ में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि 1 सेंटीमीटर को 20 मीटर, तो ये वैल्यू मिल गया। अगर 1 सेंटीमीटर को 40 मीटर होगा तो 1/40 4000 हो गया। अब इसमें हमको बताना इजी है कि ये बड़ा है कि ये वैल्यू बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि स्केल कौन सा हमारा लार्ज है, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है बताना उसको। तो ये हो गया आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। कहीं कहीं ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी होता है, तो अलग चीज़ नहीं है, दोनों ही सेम चीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने नोट भी लिखा हुआ कि लार्ज द आरएफ वैल्यू लार्जर द स्केल, लार्ज द आरएफ वैल्यू लार्जर द स्केल। जैसे जैसे आरएफ वैल्यू बड़ा होगा वैसे वैसे हमारा स्केल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें एक आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के टर्म में ये आता है, आपको कहा जाता है कि वर्नियर स्केल जो होता है छोटे से छोटे पैमानों को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वर्नियर स्केल का यूज सभी लोग किए होंगे, 9th-10th में फिजिक्स के लैब में हम लोग करते थे, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का यूज वहाँ पर कहता है कि बहुत ही छोटे पैमानों को भी ये मापता है, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, मापने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होता है वर्नियर स्केल। ये क्या होता है, तो ये है सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का ये सेकेंडरी यूनिट होता है विच इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट, जो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट में इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर एंड डबल वर्नियर। ये 4 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 टाइप्स है वर्नियर के। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड, एक्सटेंडेड, डबल, ये इसके चारों टाइप्स हम लोग इसके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है कि ये मेन स्केल के जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये भी कैलिब्रेट होते हैं। वर्नियर जो होता है मेन स्केल के साथ में एक अलग से दूसरा स्केल लगा होता है जिसको हम लोग वर्नियर कहते हैं। तो डायरेक्ट वर्नियर के केस में क्या होता है कि इसमें इसका कैलिब्रेशन यानी कि इसका मूवमेंट जो होता है मेन स्केल के डायरेक्शन में ही इसका भी मूवमेंट होता है। और इस पर होता क्या है कि डायरेक्ट वर्नियर हैज़ डिवीजन स्लाइटली शॉर्टर दैन दैट ऑफ द मेन स्केल। द मेन स्केल पर जो डिवीजन होगा उससे स्लाइटली शॉर्टर होता है डायरेक्ट वर्नियर का डिवीजन में। रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है मेन स्केल का। और रेट्रोग्रेड वर्नियर में एन डिवीजन ऑफ वर्नियर इज डिवाइडेड इनटू n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब ये कि जो भी मेन स्केल पर डिवीजन होगा वर्नियर का डिवीजन उससे स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, जबकि डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल के डिवीजन से स्लाइटली शॉर्टर देन का होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्नियर का टाइप है, एक्सटेंडेड वर्नियर में होता है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज डिवाइडेड इनटू 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ये जो भी आता है ना, ये वर्नियर का तो डिपेंड करता है कि इसमें कौन से हमें किसका एक्यूरेट रिजल्ट हमें चाहिए। तो ये वर्नियर का टाइप्स होता है जो कि अलग अलग चीज़ों को मेजर करता है। डबल वर्नियर का है जिसमें दो वर्नियर लगे होते हैं, मतलब कि मेन स्केल के दोनों साइड में वर्नियर लगे होते हैं, टॉप में और बॉटम में। तो इसके टाइप्स हो जाते हैं वर्नियर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है हमारा श्रंक स्केल। श्रंक स्केल क्या होता है, सर्वेइंग में श्रंक स्केल हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ जाता है कि जैसे चेन सर्वे हम लोग कर रहे हैं तो चेन को हम लोग लेकर के जाते हैं फील्ड में, ठीक है। तो फील्ड में जाने के बाद या तो चेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दें या फिर चेन पे बहुत ज़्यादा हम लोग पुल अप्लाई कर देते हैं, तो चेन में कहीं ना कहीं शॉर्टनेस देखने को मिल जाता है, जो कि शॉर्ट हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। उसी श्रिंक से यानी कि छोटा हो जाता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कि चेन को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। अगर चेन की रिंग्स अगर खुल जाती हैं तो चेन का लेंथ इलोंगेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम लोग श्रंक स्केल निकालना पड़ता है। तो श्रंक स्केल जो होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ श्रिंकेज फैक्टर एंड ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर और ओरिजिनल स्केल का मल्टीप्लाई जो करते हैं वो हमें श्रंक स्केल मिलता है। अब श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, तो श्रिंकेज फैक्टर क्या है, श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ श्रंक लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ।
मतलब ये कि अगर हम 30 मीटर का चेन लेकर के ग्राउंड में गए हुए हैं, ठीक है, अगर हम 30 मीटर का चेन लेकर के ग्राउंड में गए हुए हैं और वो चेन हमारा क्या किया कि 20 सेंटीमीटर कम हो गया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, कम हो गया, तो उस 20 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो कितना चेन बच गया, 29.8 मीटर। तो हमारा यहाँ पर श्रिंकेज फैक्टर क्या होगा, श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 29.8 डिवाइड बाई 30। तो ऊपर क्या हो गया, श्रंक लेंथ, जो छोटा होने के बाद जो लेंथ बचा हुआ है, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, इसको कहा जाता है श्रिंकेज फैक्टर। और इसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल स्केल का, ओरिजिनल स्केल का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो हो जाता है हमारा क्या, श्रंक स्केल बन जाता है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करते ओरिजिनल स्केल का, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर ओरिजिनल स्केल जब भी आएगा वो किस में आएगा, आरएफ में कन्वर्ट करके आएगा। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर लिखा हुआ है तो 1/5000 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, जो कि हमारा श्रिंकेज फैक्टर होगा, ठीक है। तो श्रिंकेज फैक्टर का मतलब समझ में आया कि ये श्रंक लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ का ये रेशियो होता है, ठीक है, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, चेन का छोटा या बड़ा होने पर। अगर चेन हमारा शॉर्ट हो जाता है अपने ओरिजिनल लेंथ से, या फिर चेन हमारा इलोंगेट हो जाता है अपने ओरिजिनल लेंथ से, तो उस केस में हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये सभी सीखे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में और टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।